तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टाइटल लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, तो शुरू करें। यस सर, आज हमें ख़त्म करना है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स का चैप्टर। सर ये साथ में ई वे बिल भी लिखा हुआ है, ये अलग चैप्टर है, दो अलग चैप्टर तो दो अलग वीडियोस। ठीक है जी। तो आज हमें अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स ख़त्म करना है। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स तुम चाहे इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करो चाहे मैनुअली मेंटेन करो, और इसका कोई फॉर्मेट भी प्रिस्क्राइब नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे मर्जी रिकॉर्ड करो, बस तुम्हारे पास ट्रू एंड करेक्ट पिक्चर होनी चाहिए जब भी तुम्हारे पास प्रॉपर ऑफिसर मांगे। सर ये चैप्टर की हमें कोई खास इज्जत है नहीं, बहुत छोटा सा चैप्टर है। ये देखो आधे पेज में ख़त्म कर दिया यहाँ पे, ये बस इतने में ही ख़त्म है, ये आधे पेज में बस। सर इस चैप्टर की हमें कोई खास इज्जत नहीं है, मुझे भी नहीं थी, मुझे भी नहीं थी। फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने सितंबर 24 का पास्ट एग्ज़ाम खोल लिया, और उस पेपर में 10 मार्क्स का आया हुआ था ये। 10 मार्क्स का सिर्फ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स ही, बताओ। और दो अलग अलग क्वेश्चंस में, तो तुम्हें एक तो अटेंड करना ही पड़ रहा था, तो इसलिए बेटे पढ़ना पड़ेगा ये। ठीक है सर, स्किप नहीं मार सकते मतलब। और फनी बात यह है, सितंबर 24 में 10 मार्क्स का आया, ना जनवरी 25 में आया ना मई 25 में आया। अब देखो चांसेस है भाई तुम्हारे सितंबर 25 में आ जाए या जनवरी 26 में आ जाए, ना तो बेटे पढ़ लो फिर। तो चलो सर, अब हम फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड सेक्शन 35। ओके सर, हमें याद है वो 31 और 34 वो टैक्स इनवॉइस और क्रेडिट नोट डेबिट नोट पे ख़त्म हुआ था। वेरी गुड, ठीक है। तो सेक्शन 35 क्या बोलता है? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, हर रजिस्टर्ड पर्सन को शेल कीप एंड मेंटेन, रखने भी और उनको संभाल के भी रखना है, एट इज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। जो तुम्हारी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के ऊपर एक प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस लिखी होती है ना, कि मैं यहाँ पे बिजनेस कर रहा हूँ, वहाँ पे तुम्हें ट्रू एंड करेक्ट अमाउंट ऑफ, अकाउंट ऑफ क्या रखना है सर? अकाउंट ऑफ, ये लिस्ट दी हुई है पूरी, ठीक है। इतने तक तो ई तक तो सेक्शन में ही है, ये सेक्शन में। उसके बाद ये सारे नोटिफाइड हैं, ठीक है जी। ओके। तो क्या क्या मेंटेन करना है सर? प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स का अकाउंट पूरा। अगर तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स का काम है तो पूरा अकाउंट मैन्युफैक्चरिंग का, क्या रॉ मटेरियल लगा, कितने गुड्स और सर्विसेज का इनपुट लगा प्रोड्यूस करने में, कितना बाई प्रोडक्ट निकला, सब कुछ सारा रिकॉर्ड होना चाहिए भाई साहब। अच्छा, इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स, ये तो भाई बहुत ही बेसिक है, बहुत ही बेसिक है। तुम्हारा कल को तुम्हारे क्लाइंट का डिपार्टमेंटल ऑडिट खुलेगा, तो ऑफिसर सबसे पहले तो यही चीज़ मांगता है कि हमें ना आप इनवर्ड और आउटवर्ड रजिस्टर दे दो, कि आपकी क्या परचेज़ है, क्या सेल है, सब कुछ दे दो। तो वो चीज़ें। अच्छा, स्टॉक ऑफ गुड्स, स्टॉक ऑफ गुड्स, स्टॉक ऑफ गुड्स में क्या क्या नोट करना है आपको, वो मैं बता देता हूँ। स्टॉक ऑफ गुड्स में वैसे सुनते सारी क्या दिमाग में आता है, पेपर में मैं तुम्हें बता दूँ। यहाँ पे तो देखो मैंने हाफ पेज में ख़त्म करा हुआ, क्योंकि चैप्टर भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लस हर रेपिटेटिव पॉइंट बहुत है, ठीक है। तो लेकिन तुम्हें क्या करना है, जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे स्टॉक ऑफ गुड्स है, तो तुम्हें स्टॉक ऑफ गुड्स के बारे में जो भी लगता है कि स्टॉक ऑफ गुड्स कहाँ से ख़रीदा होगा, किसको बेचा होगा, कितने रॉ मटेरियल्स में बना होगा, उसकी क्या गुड्स और सर्विसेज इनपुट्स के लिए यूज़ हुए होंगे, सब लिख के आना है, सब। अब मैं तुम्हें बता दूँ, जैसे स्टॉक ऑफ गुड्स के बारे में क्या क्या लिखना है। ओपनिंग बैलेंस क्या था स्टॉक ऑफ गुड्स का, कितने रिसीट हुए स्टॉक ऑफ गुड्स, कितने सप्लाई हो गए, कितने लॉस्ट हो गए, कितने स्टोलन हो गए, कितने डिस्ट्रॉयड हो गए, कितने रिटर्न ऑफ कर दिए, कितने डिस्पोज ऑफ कर दिए फ्री गिफ्ट और सैंपल देके, और बैलेंस ऑफ स्टॉक क्या बचा, इंक्लूडिंग रॉ मटेरियल्स, फिनिश गुड्स, स्क्रैप एंड वेस्टेज देयर ऑफ। पढ़ लिया एक बार, बस इतना ही बहुत है। पेपर से एक बार जाते से पहले बस ये वीडियो देखनी है, और एक बार देखनी है बस, ठीक है। उसके बाद चलते हैं सर, और क्या क्या चाहिए। ITC अवेल्ड, ऑब्वियसली कितना ITC अवेल करा, पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। मतलब तुम्हारे पास ऑफिसर रैंडमली पूछ रहे हैं ना, तुमने 3 साल पहले ये ITC अवेल करा था और इस इन्वॉइस नंबर पे करा था, मेरे को ये इन्वॉइस ला के दो, तो तुम्हें इन्वॉइस देना पड़ेगा। और मैं तुम्हें बता दूं, जब मैं EY में था, हमारे क्लाइंट का डिपार्टमेंटल ऑडिट खुला था 2017-18 से, 17-18 से लेके 22-23 तक, 6-6 साल के खुले थे भाई साहब। और जब मैं हैंडल कर रहा था ना, एक एक इन्वॉइस 17-18 का भी देख के देना पड़ता था, कि भाई ये पुराना इन्वॉइस है, देख के देना पड़ेगा, और ऑफिसर ने मांगा तो देना पड़ेगा, ठीक है बेटे। तो वो कह के नहीं चलता सर, वो तो बहुत 6 साल पुराना इन्वॉइस है, कौन संभाले, 5 साल हो गए उसको, ऐसा ये कह के काम नहीं चलता बेटे, ठीक है। ठीक है सर। तो स्टॉक ऑफ गुड्स, ITC बिल्ड, आउटपुट टैक्स पेबल एंड पेड। अब डिटेल्स ऑफ टैक्स के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है सीधा सीधा, व्हाट आर द रिकॉर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड टू बी मेंटेन्ड इन रिगार्ड्स टू डिटेल्स ऑफ टैक्स। तो तुम्हें क्या लिखना है डिटेल्स ऑफ टैक्स के बारे में, ये लिखना है डिटेल्स ऑफ टैक्स का अकाउंट पूरा, कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ टैक्स पेबल इंक्लूडिंग टैक्स पेबल अंडर RCM, फिर टैक्स कलेक्ट कितना करा एंड पे कितना करा, इनपुट टैक्स कितना लिया, इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना क्लेम करा, टुगेदर विद द रजिस्टर ऑफ। और ये सब किसके साथ देना है, एक पूरा रजिस्टर जाएगा टैक्स इनवॉइसेस का, क्रेडिट नोट्स का, डेबिट नोट्स का, डिलीवरी चलान का, इशूड और रिसीव्ड, इशूड और रिसीव्ड ड्यूरिंग एनी टैक्स पीरियड। पेपर में ऑब्वियसली पॉइंट लंबे करने हैं, तो एक बार ऐसे लिख देना, डिटेल्स ऑफ रजिस्टर ऑफ टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, डिलीवरी चलान, इशूड, फिर सेकंड पॉइंट रिसीव्ड, ठीक है।
तो ये बात होती है। ठीक है जी, और क्या क्या है? अब ये कुछ एक्स्ट्रा प्रिस्क्राइब्ड भी हैं। क्या क्या प्रिस्क्राइब्ड है सर? गुड्स एंड सर्विसेज, अगर तुमने जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करी उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। जैसे इंपोर्ट करिए गुड्स मान लो, तो उसकी बिल ऑफ एंट्री पड़ी होगी, वो देनी पड़ेगी। एक्सपोर्ट करिए सर्विसेज, तो उसका इनवॉइस होगा तुम्हारे पास, तो वो सब देना है। डिटेल्स ऑफ सप्लाई अट्रैक्टिंग आरसीएम अलॉन्ग विद अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, अगर तुमने कोई ऐसी सप्लाई करी जिस पे आरसीएम लगता है वो, और उसके साथ वाले रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जितने भी रेलिवेंट है। बेटे सर क्या है, हमें ये सारी वर्ड टू वर्ड याद होनी चाहिए ए टू लेके के तक? नहीं, तुम्हें बस एक आइडिया होना चाहिए। अगर मान लो वो ऐसे बोल दें व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर जीएसटी लॉ टू बी मेंटेन्ड, तो तुम ऐसे लिख पाओ कि प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स होना चाहिए, इनवर्ड आउटवर्ड, इतने तो तुम्हें मुझे लगता है ऐसे ही आते होंगे, ऐसे ही बोल सकते हो। आईटीसी वेल बता देंगे, टैक्स पेड बता देंगे, स्टॉक ऑफ गुड्स का बता देंगे, है ना, आईटीसी वेल, ऐसे ऐसे मतलब 3-4 पॉइंट्स तो लिख ही आओगे, तो इतने में काम चल जाएगा। ठीक है जी। सेपरेट अकाउंट ऑफ एडवांस रिसीव्ड पेड एंड एडजस्टमेंट मेड देयर टू, भाई तुम्हें पता है सर्विसेज की टाइम ऑफ सप्लाई पे क्या होता है कि अगर पेमेंट आ गई तो उसी समय उस पर टैक्स पे करना पड़ जाता है, तो इसलिए एडवांस का भी रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, कब एडवांस आया, कब एडजस्ट किया, कब है ना पे करा, तो ऐसे सब चीज़ें। ओके। नेम एंड एड्रेस ऑफ सप्लायर एंड रिसिपिएंट, ऑब्वियस ही बात है भाई, अब तुम अपने जहाँ से ख़रीदा है उसके पास भी उसका एड्रेस और नाम भी तुम्हारे सिस्टम में सेव्ड होता है नॉर्मली, और जिसको बेचा है उसका भी सेव्ड होता है। ठीक है सर, B2C का सबका सेव कर पाएंगे? नहीं, तो जिसका ऑब्वियसली नहीं, B2B का तो सबका होगा ही। और B2C का देख लो, अगर कोई बड़ा कस्टमर है 50,000 से ऊपर की वैल्यू ऑफ सप्लाई है, तो याद है ना इनवॉइस के ऊपर नेम और एड्रेस लिखना था उसका। पर्टिकुलर्स ऑफ कंप्लीट एड्रेस ऑफ प्रेमिसेस वेयर गुड्स आर स्टोर्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन, अगर तुम्हारे प्रेमिसेस पे कहीं और तुमने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के अलावा कहीं तुमने गोडाउन में कहीं और जगह तुमने अपनी गुड्स रखी हैं, ठीक है, तो उसका भी कंप्लीट एड्रेस और सब रिकॉर्ड्स तुम्हारे पास होने चाहिए। कभी भी प्रॉपर ऑफिसर कुछ भी मांग सकता है। और मैं तुम्हें रियल वर्ल्ड की एक बात बताऊं, तो जब डिपार्टमेंटल ऑडिट खुलता है, तो भाई साहब ऑडिट तुम पढ़ोगे सीए फाइनल में, ठीक है, जब ऑडिट खुलता है तब तुम अपने क्लाइंट के सखे हो, और जो डिपार्टमेंट वाले हैं, जो जीएसटी ऑफिसर्स हैं, वो गवर्नमेंट के सखे हैं। उनको जैसे मर्जी तुमसे रिवेन्यू निकालना है, और मतलब लीगली वाला कि मतलब हाँ कहीं ना कहीं टैक्स पेबल निकला है, डिमांड निकला है कहीं ना कहीं, और तुम्हें ऑब्वियसली सारे रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस करने होते हैं कि लो सर हम पे डिमांड मत निकालना, ये लो ये लो ये लो रिकॉर्ड्स। तो भाई वो तुम पे एकदम से रिकॉर्ड फेंक के मार देंगे कि अरे हमें ना ये 2019-20 का एक इन्वॉइस दिख रहा है, ये बड़ी अमाउंट का लग रहा है, हमें लेके आओ, ये इन्वॉइस लेके आओ। फिर वो बोलेंगे इसकी पेमेंट दिखाओ। तो ऐसे बहुत कुछ मांगा जाता है रियल लाइफ में, तो इसलिए अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स रेलेवेंट है। ठीक है सर। और लाडले, मैं तेरे को एक चीज़ बता दूं, लाडले लाडले अगर डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस पे या प्रेमिसेस पे जो तुमने डिक्लेयर कर रखी है, लेट्स से प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है, या कोई प्रेमिसेस है जो तुम मान रहे हो मेरी है, उस पर कुछ भी रिकॉर्ड मिला तो अनलेस अदरवाइज प्रूव्ड वो रिकॉर्ड तुम्हारा माना जाएगा बेटे, तो वो तुम्हारा माना जाएगा। और बिना कागजात के कुछ मिला तो प्रॉपर ऑफिसर उसकी सीधा टैक्स लायबिलिटी निकाल देगा तुम्हारे लिए कि ये तुम्हारे गोडाउन में गुड्स मिली हैं, इसको तुमने खरीद बेच इसकी दिखाओ, तो तुम दिखा ही नहीं पाए, तो उन्होंने बोल देना बेटे, प्रॉपर ऑफिसर ऐसे मान लेगा कि ये गुड्स तुमने खुद को सप्लाई करी है, तो उस हिसाब से इस पर टैक्स निकाल देगा और तुम्हें पे करना पड़ जाएगा। ये बात है, ठीक है। और अगर तुमने ऑब्वियसली एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस शो करी है, तो उसके रिलेटेड अकाउंट्स वहाँ पे मेंटेन होने चाहिए, चाहे इलेक्ट्रॉनिकली चाहे मैनुअली। ठीक है जी। अब आ जाते हैं कुछ स्पेशल केसेस पे। पर्सनस रिक्वायर्ड टू मेंटेन अकाउंट सेपरेटली। सेपरेटली मतलब ये सारे तो मेंटेन करने ही हैं, इसके अलग से, इनके अलावा। ओके, इनके अलावा क्या हो सकते हैं सर? इनके अलावा मैं बताता हूँ। अगर एजेंट है, एजेंट, और यही आया हुआ है सितंबर 24 में, shall maintain accounts depicting all transactions relating to each principal including authorization to receive or supply goods or services or both of behalf of principal। अब यहाँ पे तो मैंने 2 लाइन में चिपका दिया, ये पेपर में आया था 5 मार्क्स का, और जैसे मैंने तुम्हें बताया कि सब कुछ खोल के लिखना है, सब कुछ खोल के। एजेंट के कॉन्टेक्स्ट में मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, ये देखो। एवरी एजेंट shall maintain accounts depicting the particular of authorization received by him from each principal to receive or supply goods or services on behalf of such principal। ठीक है सर। सेकेंड, डिस्क्रिप्शन वैल्यू और क्वांटिटी गुड्स का। ओके। अब बी और सी जो है वो सेम है। डिस्क्रिप्शन वैल्यू और क्वांटिटी जो उसने गुड्स रिसीव करी हैं, डिस्क्रिप्शन वैल्यू ऑफ क्वांटिटी जो उसने गुड्स सप्लाई करी हैं। 2 पॉइंट बन गए सीधा सीधा। और ऑब्वियसली डिटेल्स ऑफ अकाउंट्स फर्निश्ड टू एवरी प्रिंसिपल, जो उसने हर अकाउंट को, जो उसने हर प्रिंसिपल को अकाउंट फर्निश करा होगा उसकी डिटेल्स, और जो उसने टैक्स पे करा है सच रिसीट और सप्लाई ऑफ गुड्स पे।
यहाँ पे मैंने मोटा मोटा ऐसे ही कवर कर लिया था सारा कि एजेंट जो है डिपिक्टिंग ऑल ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेटिंग टू ईच प्रिंसिपल आ गया, 2 पॉइंट हो गए। इंक्लूडिंग ऑथराइजेशन टू रिसीव और सप्लाई ऑफ गुड्स, रिसीव और सप्लाई के 2 पॉइंट थे, तो बस यहाँ पे मैंने ऐसे कवर करा था, ठीक है सर। एवरी मैन्युफैक्चरर हैज़ टू मेंटेन, मैन्युफैक्चरर को क्या अलग से मेंटेन करना पड़ता है, मंथली प्रोडक्शन अकाउंट्स, एक पूरे मंथ का उसके पास हिसाब होना चाहिए फुल क्वांटिटेटिव डिटेल्स के साथ कि कितने रॉ मटेरियल्स, इनपुट्स या गुड्स सर्विसेज यूटिलाइज हुए, ठीक है, और जो यूज़ हुए थे, और गुड मैन्युफैक्चरिंग के इंक्लूडिंग वेस्ट एंड बाय प्रोडक्ट्स, जो उसको वेस्ट एंड बाय प्रोडक्ट जो आउटवर्ड साइड निकला वो भी सारा रिकॉर्ड होना चाहिए, जो इनवर्ड में डाला वो भी सारा रिकॉर्ड होना चाहिए, ऐसा। तो जब पेपर में आ जाए पूरा फैला के लिखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर पे, और ये आया था पेपर में सेकंड क्वेश्चन सितंबर 24 में, एक आया था एजेंट के ऊपर, एक आया था वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर। मैं दिखाता हूँ अभी। तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर को क्या क्या रिसीव करना है, ये मैंने 2 लाइन में बिल्कुल सही समराइज़ करा है। यहाँ पे भी 5 पॉइंट बनते हैं बिल्कुल एजेंट जैसे, लेकिन वो 5 बनाने कैसे हैं, देखो। वर्क कॉन्ट्रैक्टर शैल कीप अकाउंट शोइंग नेम एंड एड्रेस ऑफ सप्लायर, फिर वर्क कॉन्ट्रैक्टर शैल कीप अकाउंट शोइंग नेम एंड एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट, 2 पॉइंट हो गए। फिर 2 पॉइंट इसके डिस्क्रिप्शन, वैल्यू एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स रिसीव्ड, या है ना जो सर्विसेज रिसीव्ड, फिर डिस्क्रिप्शन, वैल्यू एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज यूटिलाइज्ड फॉर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, एंड लास्ट में डिटेल्स ऑफ पेमेंट रिसीव्ड। तो ये 5 पॉइंट हो गए, ठीक है जी। सर्विस प्रोवाइडर को मेंटेन करनी है जो गुड्स और सर्विसेज जो बोथ यूज़ हुई थी इन प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, ठीक है। अब अगर कोई वेयर हाउस का, गोडाउन का, या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे नॉर्मली बेसिकली गुड्स जो हैं वो स्टोर करी जाती हैं, वहाँ का कोई भी ओनर है या ऑपरेटर है, ठीक है, और अगर कोई भी ट्रांसपोर्टर है, ये 2 बंदों को, कौन से, या तो वेयर हाउस गोडाउन का जो ओनर ऑपरेटर है या ट्रांसपोर्टर को, इररिस्पेक्टिव चाहे वो रजिस्टर्ड पर्सन है या नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये, इररिस्पेक्टिव चाहे वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है या नहीं है, चाहे कोई अनरजिस्टर्ड वेयर हाउस का ऑपरेटर ही है, उसको क्या मेंटेन करना पड़ेगा, शैल मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ द कंसाइनर, कंसाइनी एंड अदर रेलिवेंट डिटेल्स ऑफ गुड्स। अगर उसके गोडाउन में कोई भी गुड्स आती जाती हैं, या वो ट्रांसपोर्टर जो गुड्स लेके आता जाता है, तो उसके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, चाहे वो रजिस्टर्ड नहीं भी है। कौन सी चीज़ का रिकॉर्ड, कि किसने भेजा सामान, किसको जा रहा है सामान, और गुड्स क्या हैं। तो ये 3 चीज़ें बहुत कॉमन सेंस वाली हैं, ठीक है, कि किसने भेजा, किसको जा रहा है, और क्या गुड्स हैं। ये 3 चीज़ें तुम्हारे पास पता होनी चाहिए। किसको बोल रहा है गवर्नमेंट, ओनर और ऑपरेटर ऑफ वेयर हाउस या गोडाउन, या ट्रांसपोर्टर। तो ये 2 बंदे हैं, ठीक है सर। अब इनके अलावा एक और बंदा भी है जो था मॉड्यूल में, बट मैंने नोट्स में जानबूझ के कवर नहीं करा क्योंकि मेरे को इतना रेलेवेंट लगा नहीं, बट आई थिंक तुम्हारे लिए रेलेवेंट हो सकता है, तो क्यों ना हम पढ़ लें एक बारी, सिर्फ एक बार इसको रीडिंग मार लो, ठीक है। कोई कस्टोडियन है, एक सेकंड, कोई कस्टोडियन है या क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट है। क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट क्या होते हैं, अगर तुम एक प्रिंसिपल हो या तुम बेसिकली एक मैन्युफैक्चरर हो, तुम किसी तीसरे बंदे के पास ऐसे अपनी गुड्स भेज रहे हो, ठीक है, और वो आगे बेचने के लिए, कि तुम इन्वॉइस काटोगे और मेरा कस्टमर आएगा तो तुम उसको डिलीवरी पहुंचाना, ठीक है, तुम अपने पास रखो, मैं तुम्हें गुड्स बना के भेज रहा हूँ और तुम आगे सप्लाई करते रहना। तो ये होता है क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। तो एनी पर्सन हैविंग कस्टडी ओवर द गुड्स, किसी के पास तुम्हारी गुड्स हैं, इन द कैपेसिटी ऑफ, किस कैपेसिटी में तुम्हारे पास तुम्हारी गुड्स हैं उसके पास, अ कैरियर, या तो वो लेके जाने वाला है, या वो क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट है कि तुमसे माल लेता है और आगे तुम्हारे कहने पे बेच देता है। फॉर डिलीवरी और डिस्पैच देयर ऑफ, आगे देने के लिए। टू अ रिसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ एनी रजिस्टर्ड पर्सन, है ना, जिसने उसको गुड्स दी, उसको भी सेम जैसे वो ट्रांसपोर्टर और वेयर हाउस वाली सीन है, उसको भी ट्रू एंड करेक्ट रिकॉर्ड्स होने चाहिए उसके पास इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स हैंडल्ड बाय हिम, जो गुड्स वो हैंडल कर रहा है सेम वैसे वेयर हाउस और ट्रांसपोर्टर जैसे ही है, ऑन बिहाफ ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, एंड शेल प्रोड्यूस द देयर ऑफ वेयर रिक्वायर्ड बाय प्रॉपर ऑफिसर। ऑब्वियसली जब भी प्रॉपर ऑफिसर गुड्स मांगे तो उठा के फटाफट से दे दे, बेटे। ठीक है सर। हाँ, अच्छा, ये जो ओनर ऑपरेटर और वेयर हाउस थे एंड जो ये थे ट्रांसपोर्टर, इनको अब मैंने जैसे बोला कि भाई इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे आर रजिस्टर्ड पर्सन और नॉट, तो इनको हो सकता है ना कल को यार ऑफिसर कुछ बोल दे कि भाई तुम्हें इस पर कुछ चढ़ाना है पोर्टल पे, ऐसा कुछ है, तो ले दे कि इनको एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ता है। दे ऑब्टेन यूनिक एनरोलमेंट नंबर। और यूनिक एनरोलमेंट नंबर की फ़नी बात यह है कि अगर यूईएन है तुम्हारे पास तो तुम जीएसटीएन नहीं यूज़ कर सकते। जीएसटीआईएन, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो बेसिकली जीएसटीएन होता है, वो नहीं यूज़ कर सकते, यूईएन यूज़ करना पड़ेगा। भाई कमाल की बात है ये तो। ठीक है सर। अब आते हैं भाई इलेक्ट्रॉनिक बुक्स रखो, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स रखो। इस पे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरा दिल जो कहता है इस बार अगर क्वेश्चन आएगा तो इस पे आएगा, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स रखो।
इलेक्ट्रॉनिक बुक्स अगर रखो तो क्या कंडीशन के साथ रखो। और इसमें भी सेम वही बात है, मैंने एक लाइन में समराइज़ करा है, तुम्हें फैला के लिखना है, पूरा फैला के लिखना है। जैसे मैं बताता हूँ, उस डिवाइस पे इलेक्ट्रॉनिक बुक्स रखो जिस पे डीएससी लग सके ऑथेंटिकेशन के लिए। तो फुल ऐसे एकदम लंबी इंग्लिश झाड़नी है कि भाई, है ना, समझ रहे हो ना, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शेल मेंटेन द बुक्स एंड अकाउंट्स एंड ट्रू पिक्चर या ट्रू एंड करेक्ट अकाउंट्स ऑफ रिकॉर्ड्स, है ना, इन सच इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वेयर द डीएससी और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट कैन बी यूज्ड टू फॉर ऑथेंटिकेशन। ऐसा ऐसा पूरा फैला के लिखना, ठीक है। तो उस डिवाइस पे रखने जिस पे डीएससी लग सके ऑथेंटिकेशन के लिए, फर्स्ट। सेकंड, जिसका बैकअप रखा हो ताकि इजीली रिट्रीव हो सके। तो बेसिकली ऐसे सिस्टम पे रखना तुम इलेक्ट्रॉनिक बुक्स जिसका बैकअप जाता हो, कि जैसे मान लो गूगल ड्राइव पे जा रहा है, आई क्लाउड पे जा रहा है, कहीं पे उसका बैकअप जा रहा है, और कहीं ऐसा हो गया तुम्हारा सिस्टम फट गया या कुछ भी हो गया तो रिस्टोर हो सके। तो बेसिकली ऐसा ना हो कि तुमने वो इलेक्ट्रॉनिक्स बुक्स रखी 25-26 फाइनेंशियल ईयर की, जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, और एकदम से तुम्हारा भाई भूकंप आया, लैपटॉप नीचे गिर गया और तुम्हारी सारी बुक्स टूट गई और तुम बोलो सर ख़त्म बुक्स, तो अब तो हम सर नहीं रखेंगे, ऐसे नहीं चल पाएगा काम, ठीक है। और फिर इलेक्ट्रॉनिक बुक्स, और क्या कंडीशन है, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स रखो, ये कंडीशन है कि बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक बुक्स रखनी है तो ये चीज़ों का ध्यान देना कि उस डिवाइस पे डीएससी लग सके ऑथेंटिकेशन के लिए, उस डिवाइस का बैकअप रखो जो इसलिए रिस्टोर हो सके। थर्ड, जब मंगाओ वो हाजिर हो जाए बुक्स। ऐसा नहीं है कि सर वो तो सर बाहरले देश में बन रही है बुक्स, वो तो इलेक्ट्रॉनिकली बाहरले देश में बन रही है, कल आएंगी, तो ये नहीं चल पाएगा। जब मंगाओ तभी आ जाए, तो फिर तुम कहीं भी बनवा सकते हो, अगर तुम मंगाने पे खड़े पैर बुला सकते हो तो ठीक है। जब मंगाओ तभी आ जाए, एंड रीडेबल हो, ठीक है, लेजिबल फॉर्मेट में हो। ऐसा नहीं है कि तुमने एक तो फॉर्मेट भी बेकार सा चूज़ कर रखा है, कॉम्पैक्ट सा ऐसा कुछ है ना, और लेट से लैंग्वेज ही दूसरी है, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। थर्ड क्या, उसकी पासवर्ड एक्सप्लेनेशन और सैम्पल कॉपीज़ वगैरह जब मांगो तब दे दो। कि मान लो कोई तुम्हारी फाइल्स है जिस पे पासवर्ड लगा है, ऑफिसर ने बोला पासवर्ड बताओ, तुम दे दो, तुमने कोई सैम्पल कॉपीज़ मांगी ऑफिसर ने, तुमने दे दी। कोई एकदम से एंट्री पूछ ली ऑफिसर ने कि ये तुम्हारी बुक्स में एंट्री डली हुई, इसकी एक्सप्लेनेशन दो, तो तुमने एक्सप्लेनेशन भी दे दी। तो ऐसी बुक्स होनी चाहिए। और ध्यान रखना कि कोई भी एंट्री रजिस्टर में है, अकाउंट्स में है, डॉक्यूमेंट्स में, वो इरेज ना हो या फिर इफेज ना हो या ओवर रिटर्न ना करी है, बेसिकली किसी एंट्री के साथ छेड़खानी ना करी हो। और इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अ लॉग ऑफ एवरी एंट्री एडिटेड और डिलीटेड शैल बी मेंटेन्ड। तो तुमने कोई भी एंट्री, जो लॉग है बेसिकली एंट्री, उसको उसका पूरा लॉग होना चाहिए, अगर उसमें कोई एंट्री एडिट हुई है, डिलीट हुई है, ऐड हुई है, कुछ भी हुई है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं बिल्कुल ही लास्ट पॉइंट पे, डेट इज़ पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ अकाउंट्स। मेन चीज़, इस पे क्या आ सकता है, इस पे आ सकता है MCQ, और आएगा, बिल्कुल आएगा। किसने बोला, मैंने बोला, आएगा मतलब आएगा, ठीक है। MCQ आएगा पीरियड ऑफ रिटेंशन एंड अकाउंट्स के ऊपर। क्या आएगा पीरियड, देखो वैसे तो तुम रिटर्न वाले चैप्टर में पढ़ोगे, लेकिन एक फाइनेंशियल ईयर की ड्यू डेट टू फाइल एनुअल रिटर्न होती है अगले साल की 31 दिसंबर, 31 दिसंबर, ठीक है। तो उस साल की एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट से 72 मंथ्स, ये बेसिकली चल रहा है, अपन एग्जांपल ले लेते हैं, लेट से चल रहा है 25-26 चल रहा है। 25-26 की एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट क्या होगी, 31 दिसंबर 26, 31/12/26, और यहाँ से 72 महीने मतलब 6 साल, कितने हो गए, 31/12/32। तो 31/12/2032 तक रखने तुम्हें 25-26 के अकाउंट्स, समझ आ गई, ठीक है सर। तो 72 मंथ्स फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर पर्टेनिंग टू सच अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। तो तब तक तुम्हें पीरियड क्या है, रिटेन करके रखने का। और सर अगर मैटर जो है वो अपील में चला गया या रिवीजन में चला गया या उसका ऑडिट खुल गया, मतलब बेसिकली उसका कुछ डिपार्टमेंट में चक्कर चल रहा है, ठीक है, या ऑडिट भी चलो कंप्लीट हो गया लेट से, लेकिन वो अपील में चल रहा है मैटर और रिवीजन में चल रहा है, तो भाई देखो, या तब तुम्हें उस अपील या उस रिवीजन के डिस्पोजल से 1 साल तक, और ये जो हमने अभी लिमिट पढ़ी है 72 मंथ्स फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग एंड ऑर्डर, विच एवर इज लेटर तक रखने हैं, ठीक है, विच एवर इज लेटर तक रखने हैं ऑब्वियसली, ठीक है। अगर ये 1 साल पहले खत्म होता है तो तुम यहाँ तक रखोगे 72 मंथ तक। अगर 72 महीने खत्म हो गए लेकिन अभी तक अपील चली जा रही थी, फिर अपील के डिस्पोजल से 1 साल तक तुम्हें रखने हैं, ठीक है सर। यहाँ पे हो गया आपका चैप्टर खत्म। आपको शौक के लिए देखना है तो मैं फटाफट से एक बार सितंबर 24 में दिखा देता हूँ पास्ट एग्जाम क्वेश्चन के नाम पे। एक तो ये रहा सर, कमिश्नर हैज़ नोटिफाइड सम पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन टू मेंटेन एडिशनल अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स, ये सारी कहानी लिखी हुई है। उसमें लिखा हो कि एजेंट भी आता है। फिर सीधा क्वेश्चन ये है, लिस्ट द एडिशनल अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स टू बी केप्ट बाय एजेंट। बेटे
फील्डिंग सेट है तेरी अगर पेपर में ऐसा कुछ आ गया। फिर ये देखो 7B, every registered person executing works contract shall keep and maintain separate accounts for works contract, list the details to be maintained। तो ये तुम्हें क्या क्या लिख के आना है, तुम्हें ये वाले लिख के आना है वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर वाले 2 पॉइंट कि भाई नेम एंड एड्रेस ऑफ सप्लायर, नेम एंड एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट, डिस्क्रिप्शन वैल्यू एंड क्वांटिटी ऑफ रिसीव्ड, डिस्क्रिप्शन वैल्यू क्वांटिटी ऑफ यूटिलाइज्ड एंड डिटेल्स ऑफ पेमेंट, ऐसा। तो एजेंट के भी 5। और मैं तुम्हें बता दूं ये जो स्टॉक ऑफ गुड्स वाला था और ये जो टैक्स पेड वाला था जो हमने यहाँ पे भी पढ़ा है, ये वाला स्टॉक ऑफ गुड्स और डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड, ये कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर नहीं मेंटेन करेगा, सिर्फ नॉर्मल के लिए। ऑब्वियसली यार कॉम्पोजिशन वाले का स्टॉक का कोई सीन ही नहीं है, उसका कौन सा आईटीसी लेना है ना, उसने आगे एक होता ना स्टॉक बेचने के अकॉर्डिंग चलना है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका सीधी टैक्स लायबिलिटी निकलेगी। और टैक्स पेबल टैक्स पेड भी कब उसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका तो सीधा 1% 5% जो होता है सीधा लगेगा। ठीक है सर, यहाँ पे होता है आपका चैप्टर ख़त्म मेरे प्यारे क्यूडीज। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी। तो इसी बात पे थोड़ा लाइक कमेंट और सब्सक्राइब हो जाए और शेयर तो कर ही दोगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।